यू आर अजनबी चैप्टर 41 to 43। आदित्य और आरुषि कार में बैठ गए और घर की तरफ गए। घर पहुंचकर आदित्य ने आरुषि को कार से निकला और उसे घर के अंदर ले गया क्योंकि आरुषि सो गई थी। आदित्य उसे रूम में लेके जाके सीधे बाथरूम में गया। आदित्य ने पहले ही कार में सर्वेंट को कॉल पर कह दिया था कि वो बाथरूम में गर्म पानी कर दे। आदित्य ने आरुषि को बाथटब में लेटा। जैसे ही आरुषि का शरीर को गर्म पानी का एहसास हुआ तो उसकी आंखें हल्के से खुल गई। आरुषि को अपनी बॉडी में काफी हल्का महसूस हो रहा था जिससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी हल्के से आंखें खोली तो देखा यह आदित्य था जिसने उसे उसमें डाला था। आदित्य ने अपने हाथ आगे बढ़ा के आरुषि से कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें शावर दे दूं। ये बोल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया पर बीच में रुक गया। आरुषि ने उसके कलर से पकड़ करीब करके कहा, तुम्हें हक है। ये बोल वो प्यार से आदित्य को गाल पर किस कर देती है। आदित्य मुस्कुरा दिया। आरुषि ने फिर से एक बार अपने शरीर को ढीला छोड़ा। आदित्य ने पहले आरुषि की बॉडी पर से कपड़े उतारे जिससे आरुषि को ज्यादा तकलीफ ना हो। फिर उसने उसे अच्छे से नहलाया और साफ किया। उसने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आरुषि को गर्म पानी में रखा। आदित्य ने खुद भी जाके अपने कपड़े निकाले और शावर लिया। वो बाथरूम पहन आया और उसने देखा आरुषि अभी भी बाथटब में चैन से सो रही है तो उसने उसे आराम से पानी से बाहर निकाला और बाथरूम के बेंच पर बिठाया। आदित्य के रूम का बाथरूम बहुत बड़ा था। उसका बाथटब ही एक मिनी साइज का स्विमिंग पूल था और जिस तरह स्विमिंग पूल के बाहर चेयर होती है वैसे चेयर थी वहां जिस पर आदित्य ने उसे अच्छे से लेटा। आदित्य ने टॉवल से आरुषि के एक एक कर शरीर को पोंछा पर उसे कुछ कपड़े पहनाए और फिर एक बाथरोब पहना दिया। उसने उसे फिर से गोद में उठाया और बाहर लाके अच्छे से बिस्तर पर लेटा कंबल से ढक दिया। आदित्य और आरुषि के बीच हुआ तो काफी बार था पर आज उसने पहली बार आरुषि के शरीर को इस तरह देख छुआ था क्योंकि हर बार तो आरुषि ने अपने आप को शर्म से कंबल से ढक रखा होता था पर आज आरुषि ने इजाजत दी थी तो आज उसने आरुषि को इस तरह। आदित्य ने आरुषि के बगल में लेटा और उसे बाहों में भरा। तभी आरुषि ने नींद में आदित्य को पकड़ना चाहा पर आदित्य बाथरूम के रस्सी बंधी थी पेट साइड पर तो आरुषि ने उसे खोल दिया। आदित्य ये देख मुस्कुराया। उसने आरुषि को रोका नहीं। आरुषि ने अपना हाथ उसके पेट पर से ले जाते हुए उसके कमर को कस के पकड़ सो गई। आदित्य को उसकी उंगलियां अपने पीठ पर महसूस हो रही थी। वो दोनों ही सो गए। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन में वनराज जी पूरी रात जाग रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि यह सब माया ने किया था। माया के छोटे होने पर उन्होंने माया को थोड़ा ज्यादा प्यार दिया और आरुषि जो कि माया से बड़ी थी तो उन्होंने उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया था। वो बाहर लिविंग रूम में आए। उन्होंने देखा वहां विशाल आया हुआ था। माया और रागिनी जी भी एक कोने में खड़ी थी। उन दोनों को चोट लगी थी इसलिए माया के हाथ में फ्रैक्चर पट्टी बंधी थी और रागिनी जी के कमर पर पट्टा बंधा था। आरुषि के थप्पड़ के वजह से रागिनी जी गिरी थी जिस वजह से उन्हें कमर पर चोट आई और माया उसका हाथ तो गार्ड ने कस के मोड़ दिया था। उन दोनों को हॉस्पिटल में कितना दर्द सहना पड़ा था। वो आरुषि से अब और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे। डॉक्टर ने उन दोनों को 1 महीने का बेड रेस्ट बोला था पर वनराज जी कल ही उन्हें जबरदस्ती वहां से ले आए। विशाल को देख वनराज जी को अंदाजा हो गया था कि विशाल क्या कहना चाहता है। उन्होंने विशाल के चेहरे को देखा जो काफी शांत था पर तूफान तो उसके सीने में था। वनराज जी ने विशाल से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो विशाल बेटा? विशाल ने वनराज जी की तरफ देख उनसे कहा, मैं ये शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ। विशाल ने अपनी बात रख दी। वनराज जी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनका अंदाजा सही था लेकिन माया और रागिनी जी को ये बात कहाँ सहन होती। माया तुरंत आगे आई। उसने विशाल का हाथ पकड़ पूछा, तुम क्या कह रहे हो विशाल? कल ही तो हमारी सगाई हुई और अब तुम ऐसे? वो अपने पापा को देख बोली, पापा समझाएं ना इसे। विशाल ने माया का हाथ अपने हाथों से हटाया और वनराज जी को देखने लगा। उसने कुछ कहा नहीं। वनराज जी ने माया से कहा, तुम्हारी ही गलती है, तुमने किसी को धोखा दिया है। तभी रागिनी जी ने जब ये सुना तो वो तुरंत बोल पड़ी, वाह वनराज, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बहुत अच्छा किया है। क्या आपने किसी को धोखा नहीं दिया है? उन्होंने वनराज जी से सवाल किया। उन पर तंज कसते हुए उनकी बात सुन वनराज जी को दिव्या के साथ किया गया उनका बर्ताव याद आया। उनकी और आरुषि की मां दिव्या की शादी हुई थी। वनराज जी ने पैसों के लालच में दिव्या को धोखा दिया था क्योंकि दिव्या बहुत अमीर परिवार से थी। उस वक्त वो दिव्या के यहाँ एक एम्प्लॉय थे। उन्होंने बड़ी साजिश
की थी। रागिनी जी ने देखा वनराज जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने उन्हें आवाज लगाई, जिससे वनराज जी अपने ख्याल से बाहर आए। वनराज जी ने गुस्से में रागिनी से कहा, रागिनी तुम अपनी हद में रहो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो? रागिनी जी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अच्छे से पता है, पर आप भूल रहे हैं कि यह आपकी बेटी है, आपका अपना खून है। वनराज जी ने एक नजर माया को देखा जिसके आंख में आंसू थे। वो माया से नाराज थे पर नफरत नहीं कर रहे थे। माया ने विशाल से कहा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विशाल अब सभी का ड्रामा देख थक गया था तो उसने माया से थोड़ा गुस्से में पर धीमी आवाज में कहा, तो क्या करूं? तुम मुझे धोखा दे सकती हो और मैं शादी नहीं तोड़ सकता हूँ। माया ने विशाल से रोते हुए कहा, मगर मैं प्यार करती हूँ तुमसे विशाल। विशाल ने माया से एक फीकी मुस्कान के साथ उसका मजाक करते हुए कहा, ओह तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? तुम अपने प्यार पाने के बदले तुमने मुझे आरुषि से अलग किया। आरुषि का नाम सुन माया चीर से गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आरुषि आरुषि आरुषि, बस यही नाम रहता था बचपन से तुम्हारी जुबान पे। हाँ किया अलग तुम्हें मैंने तो क्या गलत किया? वैसे भी वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। चिल्लाने से उसकी सांसें भी तेज थी पर गुस्सा और भी बढ़ गया था। विशाल ने जब ये सुना कि आरुषि उससे प्यार नहीं करती थी तो उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और अपनी एक उंगली माया को दिखाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। विशाल ने ऐसे कहा था जैसे उसे माया की बात झूठ लग रही हो। उसकी बात सुन माया हंसने लगी। उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है? अगर प्यार करती तो शादी नहीं करती। माया ने बातों ही बातों में विशाल को याद दिला दिया था कि आरुषि ने शादी कर ली है। उसका इतना ही काफी था कि उन्हें आरुषि के साथ आदित्य भी याद आ गया। विशाल ने जो अपनी मुट्ठी बनाई थी वो ढीली हो गई। विशाल के चेहरे पर उदासी और हार थी। माया ने अपनी चाल चलना शुरू किया। माया ने विशाल से कहा, सच तो ये है कि आरुषि तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बल्कि मेरे लिए तुम मेरे बचपन का प्यार तो जिसे मैंने हासिल करने की कोशिश तो की। तभी रागिनी जी ने आगे कहा, हाँ बेटा तुम ही सोचो, माया ने तुम्हारा कितने सालों से इंतजार किया कि अब तुम आरुषि को छोड़ उसके पास आओ, पर आरुषि जैसे ही तुमने उसे छोड़ा उसने तो किसी और को फांस लिया अपने जाल में। अब माया और रागिनी की बातों का असर वनराज और विशाल पर होने लगा था। विशाल ने मन ही मन सोचा, हाँ अगर आरुषि मुझसे प्यार करती तो वो एक बार और मेरे पास आती, ना कि अगले दिन शादी करती। विशाल ने माया की तरफ देखा तो माया ने उसकी आंखें पहले ही पढ़ ली और उसने जल्दी से आके उसे गले लगा बोली, विशाल मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। उसने बड़े ही प्यार से और रोते हुए कहा था, जिसे विशाल को ऐसा लगा जैसे अगर वो माया को छोड़ देगा तो माया एकदम अकेली हो जाएगी। पर विशाल अभी भी बीच भंवर में फंसा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या माया ने जो किया वो सही था? आखिरकार उसने मुझे पाने के लिए ये किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और जिसके लिए मैंने अपने जिंदगी के इतने साल दिए। उसने कल मुझे अपने पति के पैसों का रोब दिखा नीचा दिखाया। रागिनी जी और माया की बातों ने विशाल को ये सब सोचने पर मजबूर किया। रागिनी जी ने वनराज से कहा, उस आरुषि ने इतने बड़े परिवार में शादी कर ली है, जरूर अब वो हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर सकती है। वनराज अब हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। कल ही तो हमारा सिंघनिया परिवार और मेहता परिवार एकजुट हुआ है। रागिनी जी की बात वनराज और विशाल को सही लगी। अभी उन्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो धनराज गिर कॉर्पोरेशन उन्हें और उनका कारोबार जो आज देश विदेश में फैला हुआ है वो उसे सिर्फ आधे दिन में खत्म करने की पावर रखता है, वो भी इस तरह जैसे कभी मेहता परिवार और सिंघानिया परिवार कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। वनराज जी ने विशाल से कहा, देखो बेटा बात की गंभीरता को समझो, इस वक्त तुम्हारा शादी तोड़ना अच्छा नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम इसे ना तोड़ो, पर अगर तुम चाहो तो इस शादी को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देते हैं, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। विशाल को वनराज की बात सही लगी क्योंकि इस वक्त दो परिवार के एक होने पर कुछ नए प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी को फायदा हो रहा था, इसलिए उसने इस वक्त रुकने का फैसला किया। माया और रागिनी जी को शादी आएगी बढ़ाने की बात अच्छी तो नहीं लगी, पर इस वक्त घर के हालत और विशाल और माया का रिश्ता बहुत नाजुक था, इसलिए माया ना चाहते हुए भी मान गई। पर माया और रागिनी जी ने तय कर लिया था कि इस बीच वो कुछ ऐसा करेगी कि विशाल एक बार फिर उसका हो जाए। विशाल उनकी बात मान थोड़े देर बाद वहां से चला गया। वनराज जी कमरे में जा रहे थे। रागिनी जी ने
उन्हें जाते हुए देखा और खुद से कहा, वनराज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आरुषि इतनी आसानी भरी जिंदगी जिए ये हमें मंजूर नहीं। ये कहते हुए उनके दिल की कड़वाहट उनके चेहरे पर साफ थी। दूसरी तरफ आज आदित्य घर पर से काम कर रहा था। आरुषि लिविंग रूम में बैठी थी, वो लैपटॉप पे कुछ कर रही थी। आरुषि आज बेसब्री से अपने लैपटॉप पर कुछ देखने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे वो दिखा उसकी आंखें खुशी से चमक गई और वो बहुत खुशी हुई। खुशी के चलते आरुषि ने अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया और फिर जोर से कहा, यस मैं पास हो गई एग्जाम में। यह बोल वो खड़ी हो गई। आरुषि अपने एग्जाम में पास हो गई थी, आखिर होती भी क्यों ना। उसने कॉम पार्ट 2 का एग्जाम पूरा कर लिया था, जिसका मतलब साफ है अब आरुषि के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी। बैंकिंग सब्जेक्ट की। आरुषि ने बहुत मेहनत से ये किया था, क्योंकि हर बार माया उसके रास्ते में आ जाती थी। माया के बातों के चलते वनराज जी ने आरुषि को आगे पढ़ने से मना कर दिया था, पर आरुषि ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। उसने बाहर एक वेटर का काम कर चोरी चुपके पैसे कमाए और अपनी फीस भरी। आरुषि को पता था उसे कॉलेज में जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो और रोज कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं था। वैसे ही वो एक वेटर की नौकरी छुपते छुपाते कर रही है। आरुषि ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसका रिजल्ट आया था। अब उसे इसका प्रिंटआउट लेना था। वो स्टडी रूम में गई जहां आदित्य ऑफिस का काम कर रहा था। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, जैसा कि आदित्य के ऑफिस में बहुत सारी चीजें मौजूद थी, इसलिए उसने अपना काम पूरा कर लिया। उसका काम होने के बाद वो जा रही थी, तभी आदित्य ने उससे कहा, क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो। तो आरुषि रुक गई। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई गुड न्यूज के बारे में। उसके मुंह से गुड न्यूज सुन आदित्य की भौहें तन गई। उसकी नजर आरुषि के पेट पर गई, पर आरुषि को इस बात का ध्यान नहीं था। वो खुश होते हुए बोली, आज मेरा रिजल्ट आया है। मेरे फाइनल रिजल्ट का मैं पूरे 79-96% से पास हो गई। आरुषि ने खुश होके कहा। तो अब जाके आदित्य को समझ आया। उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि पहले वो किस बारे में सोच रहा था, वरना ना जाने आरुषि उसके साथ क्या करती। आदित्य ने उससे कहा, पूरे 79-96%। आरुषि ने हाँ में सर हिलाया तो आदित्य ने कहा, बुरा नहीं है। आरुषि का मुंह बन गया। उसे लगा आदित्य उसकी तारीफ करेगा, पर यह क्या। आरुषि ने थोड़ा चीर कर कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पूरे 100 में से 100 आते थे। आदित्य ने ऐसे ही लापरवाही से कहा। हाँ, उसकी बात सुन आरुषि को यकीन तो नहीं हुआ, पर वो आदित्य धनराज गिर था, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। आरुषि ने उससे पूछा, ऐसा कौन सा स्कूल है जो पूरे 100 मार्क्स देता है। आदित्य ने एक बार फिर लापरवाही से कहा, मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। आरुषि ने चौंक कर कहा, क्या तुम स्कूल गए ही नहीं। आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया। तो आरुषि ने कहा, तो फिर तो तुम्हारे 100 मार्क्स कैसे आए, क्या टीचर घर आते थे। आदित्य ने कहा, हाँ वही घर आते थे। आरुषि आदित्य को देखने लगी। हाँ वो इतना अमीर था कि यह बात सच थी। आदित्य ने उससे कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी फैमिली, हर कोई, यहाँ तक मेरे डैड, मेरे दोनों भाई, हम स्कूल नहीं गए। आरुषि ने उसके पास जाके बैठकर कहा, क्या सच में, क्या तुम पूरी बताओगे। आदित्य ने देखा वो एक बार फिर उसके बारे में जानना चाहती है, तो उसने उसे बताते हुए कहा, हमारी फैमिली में एजुकेशन के लिए टीचर घर पर आते थे, जो हमें हर वो चीज सिखाते थे जो हम चाहते थे। हमने अलग अलग लैंग्वेज सीखी और हमें सारी चीज की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आगे की जनरेशन फैमिली की बिजनेस को अच्छे से संभाले और आगे चल के इनमें से किसी को फैमिली का हेड बनाया जाता है। आरुषि ने उसकी बातें समझी तो उसने सवाल किया, मुझे लगता है ये टीचर कोई आम टीचर नहीं होंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, वो अलग अलग कंट्री से थे, टॉप लेवल के प्रोफेसर। आरुषि ने हाँ में सर हिला दिया। ये बात सच थी। आदित्य ने और उसके भाइयों ने हर वो चीज सीखी जो वो चाहते थे। स्कूल में बच्चे वो सीखते जो उनके टीचर उन्हें बताया करते, पर धनराज गिर फैमिली में बच्चों की एजुकेशन हमेशा से अलग रही है। फैमिली के सभी बच्चों की एजुकेशन आम बच्चों के मुकाबले 50 गुना अलग और एडवांस लेवल की थी। आदित्य के बचपन से उसकी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी थी। वो अगर एक बार किसी चीज को पढ़ ले तो वो उसे कभी नहीं भूलता था, जिस वजह से उसके पास ढेर सारी डिग्री है। आदित्य ने आरुषि एग्जाम के मार्क्स देखे, जो कि बुरे नहीं थे। इससे उसे किसी भी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाएगी। आदित्य ने उससे कहा, अब तो तुम आगे क्या करने वाली हो। आरुषि ने उससे कहा, क्या तुम भूल गए कि मैंने स्टारलाइट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पहल ही अपना करियर डिसाइड किया है। आदित्य
ने कहा, मैं भुला नहीं हूँ, मैं तो बस जानना चाहता था क्योंकि तुम तो ये सब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए करना चाहती थी। आरुषि ने कहा, सही कहा, पर अब मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कोई और मकसद मिल गया है। आदित्य ने डेस्क पर हाथ रख थोड़ा आगे आके कहा, और वो क्या है? आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आदित्य ने मुस्कुरा दिया और कहा, फिर तो मैं जल्द ही इंतजार करूंगा। तभी आरुषि को कुछ याद आया। उसने आदित्य से कहा, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरी फिल्म में सेकंड फीमेल कौन है? आरुषि के ऐसा कहने पर आदित्य ने सोचते हुए कहा, नहीं, पर क्या वो माया है? आरुषि ने कहा, हाँ सही कहा। आदित्य ने थोड़ी फिक्र जताते हुए कहा, तुम्हें बहुत संभाल कर रहना होगा। आरुषि ने कहा, हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं कोई दूध की धूली नहीं हूँ। जब कोई मुझे पर वार करेगा तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी उस वार का जवाब जरूर दूंगी। आदित्य ने देखा आरुषि का चेहरा ये कहते हुए काफी गंभीर था। आदित्य खुद भी चाहता था कि आरुषि मजबूत बने क्योंकि आगे चल के वो फैमिली का हेड होगा तो आरुषि को धनराजगिर फैमिली की मैडम कहा जाएगा। जहां पर बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। अगले दिन आज आरुषि का शूटिंग का पहला दिन था। उसने अपने आप को शांत रखा था। वो नर्वस होके अपनी परफॉर्मेंस को खराब नहीं करना चाहती थी। आदित्य ने उसे बेस्ट विशेस दिया था। सेट पर सारी तैयारी हो गई थी। आरुषि जब वहां पहुंची तो वहां काफी सारे लोग मौजूद थे। वहां पर आरुषि कोई इतना जानता नहीं था, पर कुछ लोगों को यह मालूम था कि यह लड़की इस फिल्म में नई है। वहां पर कुछ और लोग भी थे। आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहा जाए, तो उसने एक स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं डायरेक्टर कहाँ पर मिलेंगे? उसने स्टाफ के मेंबर ने आरुषि को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, हम आपको ऐसे ही हमारे डायरेक्टर का पता नहीं बता सकते, आप है कौन? उसने आरुषि को नहीं पहचाना था। जाहिर सी बात है ये सब आरुषि के लिए नया था। आरुषि उससे कुछ कहती उससे पहले ही वहां पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ जाबुन। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर डायरेक्टर कल्पेश खड़े थे। उन्हें देख आरुषि ने राहत की सांस ली। कल्पेश ने आगे आकर आरुषि को हेलो कहा। बदले में आरुषि ने भी उन्हें ग्रीट किया। आरुषि को और डायरेक्टर को देखकर लग रहा था जैसे वो लोग जानते हो एक दूसरे को, इसलिए वो स्टाफ का मेंबर वहां से चला गया। कल्पेश ने आरुषि से कहा, शूटिंग थोड़ी ही देर में स्टार्ट होंगी, तुमने तैयारी कर ली है क्या? आरुषि ने उससे कहा, सॉरी, पर मैं यहाँ कब से ढूंढ रही हूँ कि जाना कहाँ है। तैयार होने तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कल्पेश को उसकी बात पसंद नहीं आई, पर यह सच था, वो नई थी और कल तो आहान उसके साथ था। वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। दरअसल कल्पेश काम का बहुत ही पक्का था, उसे काम में ईमानदारी चाहिए होती है। कल्पेश ने आरुषि से कहा, मिस आरुषि, आज आपका पहला दिन है तो मैं यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे माहौल में अपने आप को ढाल ले। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आपको खुद को बदलना होगा। आरुषि को उनकी बात समझ आ गई, पर उसने उन्हें कुछ बोला नहीं। कल्पेश ने एक स्टाफ के मेंबर को आरुषि को चेंजिंग रूम दिखाने को कहा और वहां से चला गया। आरुषि स्टाफ के मेंबर के साथ वहां पहुंची और वहां पर उसका मेकअप हुआ और वो तैयार हुई। आरुषि जब बाहर आई तो बाहर सब उसे देखने लगे क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरुषि ने सभी की नजरों को देखा नहीं और आगे बढ़ गई। उसने आगे जाके अपने सीन की प्रैक्टिस करने के लिए अपना स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया। सभी लोग बस शूटिंग के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी किसी ने आके कहा, हीरोइन तैयार है। सभी की नजर उस तरफ गई जहां पर छाया आ रही थी। छाया ने डायरेक्टर को ग्रीट किया और कुछ बातें की। कल्पेश ने छाया से कहा, मिस छाया, आप तो आ गई, पर हीरो कहाँ है? छाया ने उनसे पूछा, क्या विक्रम अभी तक नहीं आया? छाया और विक्रम ने एक साथ कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में की थी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, इसलिए वो विक्रम को उसके नाम से बुलाती थी, पर वही बाकी सभी उसे ओब्रोए कहकर ही पुकारते थे क्योंकि विक्रम का फैमिली बैकग्राउंड काफी तगड़ा था। छाया ने कल्पेश से कहा, डायरेक्टर सर, अगर वो आने में लेट है तो मैं कुछ देर और स्क्रिप्ट देख लेती हूँ। कल्पेश ने उसकी बात मान ली। उसे यही तो पसंद था कि छाया अपने काम को बहुत ही बारीकी से निभाती है। छाया वहां से अपनी स्क्रिप्ट लेके जाने लगी तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहाँ छाव में आरुषि बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसे देख छाया मुस्कुराते हुए उसके पास गई। उसने देखा आरुषि बड़े ही ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ रही है। उसने उससे कहा, तुम काफी अच्छा कर रही हो। उसकी बात सुन आरुषि, जो अब तक अपने काम में मग्न थी, उसने अपनी गर्दन ऊपर कर शख्स को देखा। अपने सामने छाया को देख आरुषि ने उससे कहा, मैम आप यहाँ
उसे उम्मीद नहीं थी कि छाया यहाँ आ जाएगी। यह जगह तो काफी शांत थी, यहाँ कोई आ जा नहीं रहा था, सिर्फ थोड़े बहुत हलचल थी। और तो और इंडस्ट्री के बड़े स्टार ज्यादातर अपने पर्सनल वेन में रहते हैं, उन्हें बाहर की धूप बर्दाश्त नहीं होती। छाया ने आरुषि से कहा, हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती। छाया ये कहते हुए उसके बगल में बैठ गई। वही दूर खड़े लोग छाया को देख हैरान थे, क्योंकि वो एक टॉप की एक्टर थी, वो नहीं किसी से मिलती जुलती जायदा। पर आज वो ऐसे एक न्यू आर्टिस्ट के पास आगे से गई और बगल में बैठ गई। उन्हें ये जान हैरानी हुई। वही आरुषि थोड़ा बगल में बैठ गई, जिससे छाया अच्छे बैठ जाए, उसे तकलीफ ना हो। आरुषि ने छाया से कहा, नहीं ऐसा नहीं है मैम, वो इतनी गर्मी में आप बाहर है। आरुषि की बात पर छाया ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ये मैम क्या लगा रखा है, क्या हम दोस्त नहीं है? उसकी इस बात पर आरुषि कुछ बोलती उससे पहले छाया ने उठते हुए थोड़ा उदास होके कहा, मैं तो यहाँ अपनी दोस्त समझ के आई थी, पर अब तुम भी यह बोल वो जाने को हुई तो। आरुषि ने जल्दी से उसकी बाजू को पकड़ उसे बिठाया और उससे कहा, सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा। छाया ने अपना एक हाथ आगे किया और कहा, पक्का? आरुषि ने एक बार उसके हाथ को देखा और फिर अपना हाथ रखते हुए कहा, पक्का। छाया ने कहा, गुड। फिर छाया ने उससे पूछा कि वो उसे उसकी स्क्रिप्ट दिखाए, तो आरुषि ने उसे बताया कि वो सीन में क्या करने वाली है। आरुषि और छाया की बातें शुरू हो गई। वो कभी हंसते तो कभी एक दूसरे के कान में कुछ कहते। उनकी इस तरह की बॉन्डिंग देख साथ आई एक नई एक्टर को भी जलन होने लगी। वो भी चाहती थी कि छाया उसकी भी दोस्त बने, पर उसे छाया के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि छाया के पास यूं ही जाना सही नहीं था। वो मन ही मन बोली, ना जाने इस लड़की ने ऐसा क्या किया जो छाया मैम वहां चली गई। जरूर अब ये लड़की आगे चल के मैम का फायदा उठाएगी। वो अंदर ही अंदर अब आरुषि को नापसंद करने लगी। तो वही कुछ देर में एक स्टाफ का मेंबर वहां आया आरुषि के पास। उसने छाया को देखकर कहा कि शूटिंग का समय हो गया है। छाया और आरुषि साथ में चले गए शूटिंग करने सेट की तरफ। वहां पर जब विक्रम ओबरॉय की नजर आरुषि पर पड़ी तो वो उसे देखता रह गया। उसके साथ छाया भी चल के आ रही थी, पर विक्रम की नजर आरुषि पर थी। धूप की रोशनी आरुषि के सुराही जैसे गर्दन पर चमक रही थी। वो तैयार हुई थी तो और भी प्यारी लग रही थी। उसे देखना जाने क्यों, पर विक्रम को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो जाके आरुषि को गले लगा ले। छाया ने उसके पास आके थोड़ा डांट कर कहा, क्या तुम टाइम पर नहीं आ सकते? छाया की आवाज सुन विक्रम अपने ख्याल से बाहर आया। वो दोनों अच्छे से दोस्त थे, तो लोगों को उनका इस तरह बात करना नॉर्मल लगा। विक्रम ने एक नजर आरुषि को देखा और छाया से कहा, अब तो रोज जल्दी ही आऊंगा। छाया ने विक्रम के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और नहीं आरुषि ने। तभी तलपेश ने आके कहा कि उन्हें शूटिंग शुरू करनी है। वो सभी तैयार हो गए। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली थी और वो लोग बहुत ध्यान से छाया और विक्रम को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। आरुषि वहां पर नई थी और भी कुछ एक्टर थे जो वहां पर नए थे, इसलिए वो लोग के पास चेयर नहीं थी। वो लोग खड़े खड़े परफॉर्मेंस को देख रहे थे। जब वहां पर लोगों ने छाया और विक्रम को एक साथ परफॉर्म करते देखा तो सभी लोगों को उन्हें देख बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी में से एक थी। कुछ लड़कियां विक्रम के लुक्स और चार्म को देख मदहोश हो रही थी, तो वही लड़कों का हाल छाया को देख हो रहा था। पर इन सब से अलग आरुषि बहुत ही बारीकी से उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को देख रही थी। वो देख सकती थी किस तरह से छाया ने उस सीन में अपनी जान डाल दी है। यही तो तरीका है ऊंचाई तक पहुंचने का। पर कुछ लोगों को तो लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ लोग अपने लुक्स और अपने बैकग्राउंड के वजह से फेमस होते हैं, पर किसे पता था उन सब के बीच खड़ी आरुषि आने वाले वक्त में लोगों को बताएगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस लिए होती है। कुछ देर में, या यूं कहे तो एक ही टेक में, विक्रम और छाया का परफॉर्मेंस खत्म हो गया। वो सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। उन दोनों ने सभी का धन्यवाद किया और डायरेक्टर के पास आए। डायरेक्टर ने भी उनकी तारीफ की। डायरेक्टर ने कहा, अब हम सीन 26 की तैयारी करेंगे, जिसमें आरुषि का सीन था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और खुद को शांत किया। उसने आंखें बंद की तो उसे सामने आदित्य का चेहरा नजर आया। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन में कहा, ये सिर्फ मेरी जान के लिए है। ये बोल वो परफॉर्मेंस करने के लिए आगे आई। इस सीन में उसको छाया के साथ परफॉर्मेंस करनी थी। छाया ने उससे कहा, मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारी एक्टिंग देखने के लिए। आरुषि को यकीन नहीं हुआ, इतनी बड़ी एक्टर उसकी एक्टिंग देखने के लिए बेताब है। हालांकि आरुषि जानती है कि छाया उससे सच बोल रही है।
पर फिर भी छाया ने उससे कहा, विक्रम ने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी ऑडिशन के वक्त, तो उसने मुझे बताया था। इस बारे में आरुषि मुस्कुरा दी और उसने अपना सर हिलाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके शब्दों पर कायम रहूं और आपको निराश ना करूं। छाया ने अपना सर हिला दिया। तभी डायरेक्टर ने कल्पेश ने आरुषि को देखा। वो उससे दूर थी पर उसने मन में कहा, आई होप कि सब कुछ ठीक हो। तल्पेश उसके बगल में बैठा था। उसने खुशी से कहा, जैसे इसने ऑडिशन में कमाल किया था, इसे वैसा ही अब भी करना है तो ये लड़की इस इंडस्ट्री में टिक पाएगी। है बोल। उसने कल्पेश को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही खड़ी एक लड़की जो कुछ वक्त पहले आरुषि से जल रही थी, उसका नाम ईशा था। उसने मन में कहा, अपनी हुस्न से तो तुम लोगों को बहका सकती हो, पर तुम्हारी परफॉर्मेंस का क्या हुआ? ये बोल उसने अपना मुंह बना लिया। तो वही किसी ने कहा, क्या ये लड़की हमारी छाया मैडम से पहले बात कर रही थी? वही है ना? एक लड़की ने सवाल किया। दूसरी ने कहा, हाँ यह वही, पर क्या ये हमारी छाया के सामने टिक भी पाएगी? तीसरी ने कहा, ये सिर्फ देखने में अच्छी है, मुझे नहीं लगता इसे कुछ आता भी होगा। देखना तुम लोग जरूर, इसके वजह से हमारी छाया मैडम को बार बार रिटेक देना होगा। तभी एक ने कहा, अगर इसकी वजह से मेरी छाया मैडम को थकान हुई तो मैं तो इसे ना छोड़ूं। ये बोल उसने अपना मुंह बना लिया। सभी लोग कहीं ना कहीं आरुषि से जलन और नफरत कर रहे थे। उन सभी ने देखा था किस तरह आरुषि छाया से बात कर रही थी। सभी को जलन हुई थी। उस समय किसी ने कुछ कहा नहीं था, पर अब सभी को उस पर अपना गुस्सा निकलना तो था ही। ये सब कुछ फैंस थे जो वहां पर अपने फेवरेट एक्टर की शूटिंग देखने आए थे। उनकी बातें तल्पेश और कल्पेश और विक्रम ने भी सुन ली थी। विक्रम को अच्छा नहीं लगा था ये सब आरुषि के बारे में सुन के। वो कुछ कहना चाहता था, पर इससे आगे चल के आरुषि को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए वो चुप रहा। तो वही सीन शुरू हो गया। जैसे सीन शुरू हुआ वैसे ही आरुषि ने अपने किरदार को खुद में बसा लिया। वो अब पूरी तरह से थर्ड फीमेल रोल में आ गई थी। उसने छाया, जो कि इस फिल्म में पायल का किरदार निभा रही थी, उसने उसे अपनी आप बीती बात बताई। उसने उससे कहा, मैंने अपना प्यार खो दिया, मेरे परिवार ने मुझे बेच दिया। इसी बीच मैं शिवम से मिली और उससे मिलके मुझे पता चला कि मेरा अपना इस दुनिया में वही है, सिर्फ वही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसने रोते हुए ये सारी बात छाया पायल से कही। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए। उसकी आंखों में दर्द साफ और सच्चा था, जिससे छाया उसे आरुषि के किरदार को शांत करना था। वो उसकी बात सुन खुद रोने लगी। ये देख सभी लोग हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि छाया अपने जूनियर के सामने भूल गई कि उसे करना क्या है। वहां पर हर किसी ने आरुषि की एक्टिंग देखी। उसकी एक्टिंग ने तो जैसे उस किरदार को जन्म दे दिया था। कल्पेश ने तो कट बोलना ही भूल गया। किसी ने आरुषि के परफॉर्मेंस को देख ताली बजाई तो उसे होश आया और वो खड़ा हो गया अपनी चेयर से। सभी ने आरुषि के परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाई तो वही कोई था जिसने ये सीन को अपने फोन में कैद किया और भेज दिया। उसने काफी अच्छे से आरुषि की परफॉर्मेंस और हो रही उसकी तारीफ को शूट किया था। ताली रुकने के बाद कल्पेश आरुषि को कुछ कहता उससे पहले छाया ने डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैं इनकी परफॉर्मेंस में इतनी खो गई कि मैं भूल गई कि मुझे क्या करना है। कल्पेश ने उससे कहा, कोई बात नहीं। फिर आरुषि की तरफ देख कहा, तुमने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी सुबह वाली बात को सीरियसली लिया। आरुषि ने सर झुका के उनका अभिवादन किया। तो वही तल्पेश ने कहा, भाई आरुषि मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने तो ऑडिशन में जो परफॉर्म किया था उसमें तुमने खुद को किरदार में डाला, पर आज तो तुमने किरदार को एक नया जन्म दिया है। तभी विक्रम, जो अब तक आरुषि को देख रहा था, उसने कहा, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि यह पैदाइशी एक्ट्रेस है? तुमने अपनी परफॉर्मेंस से सभी के मुंह को बंद कर दिया। उसने धीरे से कही थी, पर वहां खड़े हर एक शख्स को चौंकाने के लिए काफी था, क्योंकि हर किसी को पता था विक्रम को सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करता था, पर आज उसने धीरे से ही सही पर सबके सामने तारीफ की। आरुषि को ये सब सुन के खुशी हुई, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए। वो शांत थी। यह तो उसका पहली सीढ़ी थी। छाया ने आरुषि से कहा, मानना पड़ेगा, विक्रम ने जो भी कहा था वो बहुत कम कहा था, तुमने तो मुझे हिला ही दिया। आरुषि ने उससे कहा, थैंक यू, पर अब हमें एक बार फिर से शूट करना है। छाया ने हाँ में सर हिलाया। तो सीन वापस से शूट हुआ, पर यह वहीं से शुरू हुआ जहाँ पे खत्म हुआ था। मतलब इस सीन में आरुषि ने अपने डायलॉग खत्म किया तो वैसे ही छाया ने अपनी बात कहना शुरू किया। देखते देखते सीन खत्म हुआ और पूरे दिन की शूटिंग आज काफी जल्दी हो गई थी। जिन लोगों ने
आज आरुषि के परफॉर्मेंस को बुरा कहा था, उनका नजरिया ही बदल गया था, उनके मुंह बंद हो गए थे और तो और उनके सामने उनके फेवरेट छाया और विक्रम ने आरुषि की तारीफ की थी, इसलिए वे सभी चुप हो गए थे। दोपहर का वक्त था। इसके बाद जिसकी शूटिंग थी उसमें आरुषि का कोई किरदार नहीं था। सभी लोगों को लंच दिया गया। विक्रम और छाया अपना लंच कर रहे थे अपने वेनिटी वेन में। यह उनका अपना पर्सनल वेन था, तो वही कुछ नए लोग पेड़ के पास चटाए लगा के बैठे थे, तो कोई यहाँ तो कोई वहाँ था। जैसे ही आरुषि अपना लंच लेने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही उसके सामने एक बंदा आया। वो कोई डिलीवरी बॉय लग रहा था। उसने उससे पूछ, क्या आप ही आरुषि मैडम है? आरुषि ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कुछ सोचते हुए उसे हाँ कहा, तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग आगे कर कहा, यह आपके लिए डिलीवरी है। आरुषि ये देख हैरान थी। उसने चौंक कर पूछा, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उस डिलीवरी बॉय ने आरुषि से कहा, जी नहीं, यह आपके लिए ही है और यह हमारे डिलीशियस होटल से आया है और आपके नाम से पेमेंट हो गई है। पेमेंट का नाम सुन आरुषि और भी हैरान थी। उसके पास पैसे नहीं है और इतने बड़े होटल से खाना आया है। तो वही बैठी ईशा ने जब यह देख तो उसे अब पूरी तरह से आरुषि से नफरत हो गई थी। आज के दिन आरुषि का छाया से मिलना, उसकी अच्छी एक्टिंग, सभी का उसकी तारीफ करना और अब यह इतने बड़े होटल से खाना। ईशा ने देखा था उस होटल के नाम का लोगो, तो उस डिलीवरी बॉय के टी शर्ट पर प्रिंट था। सिर्फ ईशा ने ही नहीं, बाकी सभी ने देखा था। आरुषि ने उस डिलीवरी बॉय को समझाया, पर वो उसने कहा कि यह ऑर्डर उसके लिए ही है। आरुषि आगे कुछ कहती तभी उसके फोन बजा। आरुषि ने जब देखा तो यह आदित्य था। आरुषि ने आदित्य का फोन उठाया तो आरुषि के कुछ कहने के पहले आदित्य ने कहा, क्या तुमने वो खाना खाया जो मैंने तुम्हें भेजवाया था? आरुषि ने कहा, तुमने कुछ ऑर्डर किया है ये बोल वो अपने सामने डिलीवरी बॉय को देखने लगी, जैसे कुछ कंफर्म कर रही हो। आदित्य ने उससे हाँ कहा तो आरुषि ने उससे पूछा, कौन सा होटल? दरअसल एक डिलीवरी अभी सामने खड़ा है। आदित्य ने उससे कहा, डिलीशियस होटल। आरुषि ने वो नाम उस खाने के बैग पर चेक किया, यह वही था। तो उसने आदित्य से ठीक है कहा और बातें करते हुए उसने डिलीवरी बॉय से वो बैग ले लिया। यह नज़ारा वहां बैठा हर कोई देख रहा था और सुन रहा था। वो होटल को आम होटल नहीं था। उस होटल में से लोगों को डिलीवरी तभी मिलती है जब कोई फेस्टिवल हो। वो होटल अपने कस्टमर के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। वो होटल देश के नमी गिरामी होटल में से एक था। उस होटल में टेबल बुक करने के लिए लोगों को कुछ महीने पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है, अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक, वरना वो लोग चाहे कितने बड़ा सा बड़ा कोई क्यों ना हो, वो लोग उसे मना कर देते थे। आरुषि पीछे मुड़ी और बातें करते हुए एक पेट के पास आई। उसने उस बैग को अपने पास रखा और आदित्य को पूछा, तुमने लंच किया? आदित्य को उसकी बात सुन खुशी हुई। वो एक पत्नी की तरह उससे पूछ रही थी। आरुषि ने उस बैग से खाना बाहर निकला। उसने अपने फोन को कान और कंधे के बीच रखा, जिससे वो आराम से खाना बाहर निकाल सके। आदित्य ने कहा, हाँ अभी कर ही रहा हूँ, जो मैं यहाँ खा रहा हूँ वही तुम्हारे लिए है वहाँ। आरुषि ने कहा, ओह फिर तो एक तरह से यह हमारा साथ में लंच करना हुआ। आदित्य ने उससे कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। आरुषि हैरान थी। उसने आसपास देखने लगी, क्या आदित्य यहाँ है? उसने कैसे उसे एक्टिंग करते देखा? आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ वहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ। आदित्य को पता था कि आरुषि जरूर उसे वहाँ ढूंढ रही होंगी। आरुषि ने हैरानी से कहा, तो तुम्हें कैसे पता मेरी एक्टिंग के बारे में? ये कहते हुए आरुषि ने अपना खाना शुरू किया और खाते हुए उसने आदित्य से बातें की। आदित्य ने उससे कहा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने पहले तुम्हारी निगरानी के लिए गार्ड रखे हैं जो छिपकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनमें से एक गार्ड को मैंने कहा था ये करने के लिए। आरुषि को यकीन नहीं हुआ कि आदित्य ने ऐसा भी कुछ किया होगा। अब तो आरुषि के दिल में आदित्य के लिए प्यार बरसा गया। आरुषि को ये भी अच्छा लगा कि आदित्य ने आज के उसके पहले दिन की एक्टिंग को देखा। वो बहुत खुश हुई। आदित्य ने उससे आगे कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन गार्ड से कह देना, वो तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आरुषि ने कहा, ठीक है, वैसे मेरे लिए इतना करने के लिए आपका शुक्रिया जान। उसके मुंह से अपने लिए जान सुन आदित्य का दिल बाग बाग हो गया। उसने उससे कहा, क्या तुम मुझे ऐसे ही थक्स कहने वाली हो? आरुषि ने उसे हंसते हुए कहा, तो फिर मैं मेरी जान को कैसे थक्स बोलूं? आदित्य ने उससे कहा, वेल ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। आरुषि ने सोचकर कहा, कैसा रहेगा कि अगर मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? उसकी बात सुन आदित्य खुश हो गया। उसने खुश होके कहा, क्या
सच में। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।